हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सारे जो मेंबर्स हैं वो फिट एंड हेल्दी होंगे। और आज जैसा कि हमने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को हम शाम को 5 बजे अपना बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो सेकंड सेशन है वो हम लोग शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, और अगर कुछ लोग हैं जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जल्दी से अपने आप को लॉगिन कर लें। पिछली बार की तरह मैं 2 रिक्वेस्ट फिर से करूंगा। पहली रिक्वेस्ट कि क्योंकि मैं ये लाइव सेशन कर रहा हूं तो मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको ठीक आ रही है, आप मुझे प्रॉपरली देख पा रहे हैं, आप एक बार कमेंट्स में बता देंगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो और जानकार हैं वो इस लाइव सेशन को देखें तो आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर का बटन दबा सकते हैं। जब आप शेयर करेंगे तो जो आपके जितने भी जानकार हैं वो भी इस वीडियो को लाइव देख पाएंगे। मेरा वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है, जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम गौरव मेहरा है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पला बड़ा मैं दिल्ली में ही, मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली एनसीआर से है। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लास्ट अपना एमबीए किया था एमआईटी बिजनेस स्कूल नोएडा से, और एमबीए करने के बाद मैं टीवीएस मोटर कंपनी में जॉब करता था। टीवीएस मोटर कंपनी में बतौर टेरिटरी मैनेजर मेरी पोस्टिंग हुई थी और मैं वहाँ पे जॉब किया करता था। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 एरियाज का डीलर चैनल में संभाला करता था। 6.5 लाख रुपए का मेरा एनुअल पैकेज था जो मुझे टीवीएस में मिला, कैंपस प्लेसमेंट में मिला, और एक अच्छी लाइफ जो एक 24 साढ़े 24 साल के बच्चे के लिए होनी चाहिए या उसके पेरेंट्स उसके लिए सपना देखते हैं, वो सब मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से मेरे को एक शॉट में मिल गया। एक अच्छी सैलरी मिलने लगी, एक अच्छी पोस्ट मिल गई और एक अच्छी कंपनी के साथ करियर की शुरुआत हो गई। इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आने का मौका मिला था आज से लगभग 12.5 साल पहले। 29 जून 2007 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आया। जिस दिन इस बिजनेस में आया, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को मानता था, ना ही इसकी ताकत को समझता था, लेकिन बार बार मेरे अपलाइन के कहने पे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया और वहां जाने के बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझ में आई। उसके बाद आके मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, बहुत मेहनत की, और पिछले 12.5 सालों के अंदर पूरे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट में आज मेरा बिजनेस है। जो सफ़र मोटरसाइकिल से शुरू किया था, आज उसको ब्रांड न्यू जैगुआर तक भी मैं पहुंचा पाया। अपना खुद का घर भी मैंने बनाया, आज मैं उसी घर के अंदर रहता हूं। लेकिन मैंने घर बना लिया या मैंने जैगुआर खरीद ली, ये मेन मकसद या अपनी तारीफ करना मकसद नहीं है। ये सब बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर ये सब मेरे साथ हो सकता है तो ये हो तो आपके साथ भी सकता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक व्यक्ति की वजह से जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, जिनसे मैं तहे दिल से प्यार करता हूँ। वो टीवीएस में भी मेरे बॉस थे और यहाँ पे भी मेरे बॉस हैं, मेरी अपलाइन है, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। तो अगर आप लोग भी दीपक बजाज जी को जानते हैं और उनसे प्यार करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में दीपक सर जिंदाबाद ज़रूर लिखें, ताकि हमारा प्यार, हमारा जो लव एंड अफेक्शन है वो दीपक सर के पास ज़रूर पहुँचे ना। आज की ये जो सेशन है इसकी मैं शुरुआत करूँ उससे पहले मैं एक क्विक रिकैप, जो पिछले सेशन के अंदर जो लास्ट वेडनेसडे को हमने शाम को 5 बजे 1 घंटे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, मैं उसका एक क्विक रिकैप आप लोगों के सामने रखता हूं, सो दैट जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर बाई चांस आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे जो आने वाला वीडियो है। उस पर्टिकुलर वीडियो में, उस ट्रेनिंग में हमने सबसे पहले ये बातचीत की थी कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके आती है। जी हाँ, हर अपॉर्चुनिटी के साथ कोई ना कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस दुनिया की हर प्रॉब्लम अपने साथ कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आती है। एक अच्छा लीडर और एक विजनरी बिजनेसमैन वही है जो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ले। दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत बड़ा स्कोप है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक
हम लोग उस पेंडेमिक जिसको कोरोना वायरस कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, और हर जगह पे आपको एज अ सोल्यूशन अगर उसका सुनाई देगा तो एक ही चीज सुनाई देगी, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये हम बखूबी जानते हैं कि अगर हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आयुर्वेद या हेल्थ सप्लीमेंट्स एक सटीक इलाज है जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर बना सकता है, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकता है। तो आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स का जो बिजनेस है या जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत ब्राइट फ्यूचर उनका होने वाला है। तीसरी हमने जो मेन बात पिछली बार डिस्कस की थी वो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए की। हमने ये बात की थी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, ये दोनों या इसके अलावा भी बहुत से नाम है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, या फिर हम लोगों ने बात की थी तो इसका रेफरल मार्केटिंग भी नाम है, या कुछ लोग इसको MLM जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। आप किसी भी नाम से पुकारिए, एक ही मतलब है। नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो भविष्य है वो इंडिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एक वो बिजनेस मॉडल जिसके द्वारा हम अपने सामान को मार्केट में प्रमोट और सेल कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है, एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम इन आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स को और भी जो हमारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर हुआ, जैसे कि होम केयर हुआ, जैसे कि पर्सनल केयर हुआ, जैसे कि किचन केयर हुआ, और इसके अलावा एग्रो के भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मार्केट में प्रमोट और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग भी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। वर्ल्ड ओवर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्नओवर एनुअली करती है, जिसमें यूएसए नंबर 1 पे आता है इन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्नओवर। इंडिया 21st पोजीशन पे आता है, लेकिन इंडिया वो आइडियल मार्केट है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी, और आने वाले 2025 और 2030 तक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो उभर के हमारे सामने आएगी। और लास्ट में हम लोगों ने ये बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग न केवल अच्छी है, नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉमन मैन के लिए, एक आम इंसान के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी खूबियां हैं जो एक बिजनेस में होनी चाहिए। एक अच्छे प्रॉफिट होने की, एक अच्छे प्रोडक्ट का स्कोप होने की सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती है या उसके जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे फेस नहीं करने पड़ते, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। और अगर आप में से कोई व्यक्ति वो वीडियो को नहीं देख पाया तो आप इसी फेसबुक पे वॉल पे जाके या अपने अपलाइन से उस वीडियो को ले सकते हैं, ताकि आपको डिटेल नॉलेज इन सारे टॉपिक्स के बारे में मिले ना। नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन है एक कॉमन मैन के लिए अपने जीवन में चेंज लाने के लिए। देखिए, ये जो वर्ड है चेंज, या जिसको हम लोग बोलते हैं बदलाव, ये बहुत जरूरी शब्द है। मैं आपको प्रूव करता हूं एक स्टेटमेंट के माध्यम से। एक स्टेटमेंट है जिसमें कहते हैं, अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला तो यकीन मानिए आपको कोई ना कोई ऐसा काम तो अपने जीवन में करना ही पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। एक सेम काम को करते करते एक डिफरेंट रिजल्ट की उम्मीद रखना अपने आप में ही एक बेवकूफी है। जी हाँ, अगर आपको जीवन में वो लाइफस्टाइल चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला तो आपको ऐसा कोई ना कोई वर्क स्टाइल तो एडॉप्ट करना ही पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। सरल शब्दों में कहूं तो अगर आप आउटपुट बदलना चाहते हैं तो इनपुट को तो बदलना ही पड़ेगा। बिना इनपुट बदले आप आउटपुट में बदलाव नहीं देख सकते। और ये केवल हम नहीं कहते, भगवद गीता में भी लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। एक चीज जो निरंतर रूप से बदलती जा रही है,
जिसको रोका नहीं जा सकता, उसको कहते हैं बदलाव। और एक चीज और लिखी है गीता में कि न केवल बदलाव जरूरी है, सर्वाइवल के लिए बदलाव अनिवार्य है। मतलब चेंज इज द ओनली वे टू सर्वाइव। माने अगर हम नहीं बदलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम जीवन में पीछे छूट जाएंगे, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक बार अपने चारों तरफ देखिए और ज्यादा दूर मत जाइए, केवल पिछले 1-1.5 महीने की गतिविधियों को अपने आसपास देखिए, या ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के 1 महीने के पीरियड को ही एक बार हम लोग एनालाइज करके देखते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना। हम सब जानते हैं कि हम सब लोग बैंक में पैसे जमा कराते थे और बैंक विजिट करते थे, लेकिन आज जमाना बदल रहा है। लोग बैंक ब्रांचेस में पर्सनली और फिजिकली विजिट करने की जगह इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पे चेंज होते जा रहे हैं। यस, ये तो पिछले 1 महीने में ही हो रहा है। ज्यादातर लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकली बैंक ब्रांच में न जाना पड़े, काम ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही चल जाए। इसके अलावा आप देखिए मॉल टू ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स, आज जमाना बदल गया, शॉपिंग के तरीके बदल गए। लोग मॉल जाने की जगह आज ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग करना ज्यादा सेफ और कन्वीनियंट उनको लगने लगा। अब अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर बदलाव न लाए, वो ये सोचे मैं तो 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने का रेंट देता हूं मॉल के अंदर एक दुकान का, मैं क्यों ऑनलाइन सामान को सेल करूं, तो याद रखिएगा अगर वो वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो ऐसा नहीं है कि पीछे छूट जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस, बिकॉज बदलना तो पड़ेगा। उसी प्रकार हम सब के घरों में, जिनके भी घरों में बच्चे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे हैं, हम एक चीज और देख रहे हैं, स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील हो गई। ये पिछले 20 दिन या 1 महीने की गतिविधि है। हम सदियों से, कितने डिकेड से, कितनी सेंचुरी से देख रहे हैं कि पढ़ने का तरीका क्या है। स्कूल जाइए, क्लासरूम में जाइए, वहां पे 30 बच्चे से 50 बच्चे एक क्लास में होते हैं और टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन आप देखिए लॉकडाउन की वजह से आज जमाना बदल गया। एवरी स्कूल, या आई वुड से जितने भी स्कूल्स अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में चेंज करा गए। अब सोचिए आज के जमाने में अगर कोई स्कूल ये कहे कि नहीं भाई मैं तो इंतजार करूंगा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, मैं तो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ स्विच नहीं करूंगा, यकीन मानिए वो स्कूल ऐसा नहीं है कि बाकी स्कूल से पीछे छूट जाएगा, वो स्कूल रहेगा ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, बदलना तो पड़ेगा ही। उसी प्रकार सालों से हम लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि एक 9 to 5 की नौकरी मिल जाए, एक सेफ जॉब मिल जाए। लेकिन याद रखिए ये जो लॉकडाउन करके एक शब्द हमें सुनाई दे रहा है, इस लॉकडाउन के बहुत बड़े वर्ड में एक और वर्ड हम लोगों के कानों में रोज आ रहा है, जिसको हम कहते हैं स्लो डाउन, या जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो जाए, स्लो डाउन इतनी आसानी से इकोनॉमी से जाने वाला नहीं है। तो आज हर व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है। इस मेंटालिटी से, या यूं कहूं एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से अपने फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है नेवर डिपेंड अपॉन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। यस, ये समय की आप मानिए कि रिक्वायरमेंट है कि हर व्यक्ति को आज ये सोचना चाहिए कि क्या मुझे एक ही तरीके की या एक सिंगल सोर्स की तरफ ही फोकस करना चाहिए या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए। जो लोग वक्त के साथ बदलेंगे वही लोग आने वाले समय में सरवाइव भी करेंगे और कामयाब भी होंगे। और अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग
एक बेस्ट चॉइस है जिस बिजनेस को करने से हम लोग एक एक्स्ट्रा या एडिशनल इनकम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, जिसका नाम है हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसको कैसे किया जाता है? तो देखिए, इस दुनिया में हर काम को करने से पहले उसको सीखना जरूरी है। मैं हर बार ये बात बोलता हूं, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं अगर दो चीजों का मिलन हो जाए। कौन से दो? पहला, अगर सीखने वाले में सीखने की नियत हो, अगर सीखने वाले में सीखने की नियत हो और सिखाने वाले में सिखाने की काबिलियत हो और इन दोनों का मिलन हो जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भी हो सकता है आपके और मेरे लिए एक नया चैप्टर है, एक नया बिजनेस है, लेकिन अगर आप में सीखने की नियत हो और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी इस व्यापार में, इस काम में निपुण है, वो सिखाने की काबिलियत आपको रखता हो और इन दोनों का मिलन हो जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक सुपरस्टार के जैसे, एक सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति के जैसे उभर के निकलेंगे। तो आज अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा, ये बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं। मैं वादा करता हूं, अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करते चले जाएंगे तो एंड में आपको कमाल के रिजल्ट इस बिजनेस के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो आइए एक एक करके हम सारे स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, आज की इस प्रेजेंटेशन को या इस हाउ वाले पार्ट को मैं 7 स्टेप्स में कवर करूंगा। हम लोग एक एक करके इन सारे स्टेप्स को कवर करेंगे और आप इन 7 स्टेप्स की प्रैक्टिस करिएगा। सिर्फ ये 7 चीजें ऐसी हैं, ओनली 7, जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, उसी प्रकार ये लकी 7 है। अगर आप ये 7 स्किल्स, ये 7 चीजों में अपने आप को अगर आप निपुण बना गए तो यकीन मानिए आप नेटवर्क मार्केटिंग की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो एक एक करके इन 7 चीजों को मैं कवर करता हूं। सबसे पहली चीज जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले हमारे पास होनी चाहिए, उसको मैं कहता हूं आपको आपका पर्पस या रीजन पता होना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप नंबर 1 स्टेप है और बहुत सारे लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। देखिए, जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग करने का अपना खुद का एक कारण नहीं बनाएंगे, एक मोटिव नहीं बनाएंगे, एक पर्पस नहीं बनाएंगे, तो यकीन मानिए ये बिजनेस आपसे होगा नहीं। मैंने बहुत बार ये एग्जांपल अपने प्रोग्राम्स में लोगों को दिया है कि आप सोचिए कि मेरे पास बहुत कमाल की गाड़ी है और मेरे पास एक ड्राइवर है। मैं अपनी गाड़ी में पीछे बैठूं और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दूं, चलो ड्राइवर जल्दी से चलो। तो ड्राइवर का सबसे पहला सवाल क्या होगा मेरे से? उसका सबसे पहला स्वाभाविक सवाल होगा, कहाँ जाना है? अब सोचिए, मैं उनको डेस्टिनेशन ना बताऊं, मैं उनको ये ना बताऊं कि जाना कहाँ है, तो आपको लगता है कि वो मुझे कहीं ले जा सकता है या मैं कहीं जीवन में पहुंचूंगा? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कहीं पहुंचना है तो पहले तो ये निर्धारित तो करूं कि मुझे जाना कहाँ है। अल्टीमेटली मेरी डेस्टिनेशन, मेरा टारगेट, मेरी मंजिल क्या है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों के फेल होने का सबसे पहला कारण यही होता है, क्योंकि उनका खुद का कोई कारण या पर्पस होता ही नहीं, उनका कोई लक्ष्य कभी बनता ही नहीं इस बिजनेस को करने के लिए। यही वजह है कि वो इस बिजनेस में कहीं पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, सबसे पहले आप अपने लिए कोई कारण बनाइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये 10 चीजें एक व्यक्ति के लिए कर सकता है। ये 10 की 10। जैसे सबसे पहले ये बिजनेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक एक्स्ट्रा इनकम या एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये इस बिजनेस की पहली खूबी है। दूसरी खूबी, ये हमें ग्रेट हेल्थ, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी और हमारे परिवार के लोगों की, सदस्यों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, तो इट कैन प्रोवाइड ग्रेट हेल्थ टू अस। तीसरा, ये बिजनेस आपको फाइनेंशियली फ्री, मतलब पैसे की बिल्कुल आपको चिंता ना हो, उस मुकाम पे आपको पहुंचा सकता है।
चौथी चीज, ये बिजनेस आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल जैसे कि बड़ा घर, एक बहुत अच्छी गाड़ी, एक बहुत कमाल की वेकेशंस, इस तरीके की चीजें भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। पांचवी चीज, ये बिजनेस आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आपके जाने के बाद एक लेगेसी या एक नॉमिनेशन बेस्ड बिजनेस होने की वजह से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। छठी चीज, ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप भी चाहें तो बहुत मेहनत करके 3, 5, 10 सालों के अंदर इस सेक्टर बनाइए और उसके बाद एक अर्ली रिटायरमेंट घोषित करके आप आराम से एक फ्री लाइफ बिता सकते हैं। सातवीं चीज, ये बिजनेस आपको अपना खुद का बॉस होने का अवसर प्रदान करता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं काम 24 में से 14 घंटे क्या 18 घंटे कर सकता हूं लेकिन अपने लिए करूंगा, तो ये बिजनेस आपके लिए है। इसके अलावा ये बिजनेस आपको अपनी फैमिली के लिए समय, जिसको टाइम फ्रीडम बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये बिजनेस नए रिलेशंस बनवाता है, या नए सर्कल में कुछ लोग चाहते हैं कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ और नए लोगों से मिलूं, तो ये बिजनेस वो भी प्रोवाइड करता है। और फाइनली ये बिजनेस सोसाइटी या नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। कैसे? इस बिजनेस के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी और अवसर प्रदान करते हैं, और जब आपकी वजह से किसी को कोई अपॉर्चुनिटी या पैसे कमाने का अवसर मिलता है, तो न केवल वो आपका धन्यवादी होता है बल्कि नेशन भी, सोसाइटी भी इसी तरीके से बिल्ड होती है। अब ये बिजनेस ये 10 के 10 दे सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भ्रमित मत होइएगा, ये मत सोचिएगा अरे सारे मिल जाएं ना। आप फिर बोल रहा हूं, अपने आप से पूछिए इनमें से आपको क्या चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है, इसमें से ऐसी कौन सी आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपके दिल की जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है और आपको लगता है अगर ये मिल जाए ना तो कमाल हो सकता है। मैं चाहूंगा जो लोग अगर अभी लाइव देख रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई अपने लिए जरूर चुने और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हो सके तो बोल्ड में लिखें। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपको इसमें से क्या चाहिए, ये बिजनेस आपसे होगा नहीं। और हाँ, ये मत कभी सोचिएगा क्योंकि इसको ये चाहिए और उसको ये चाहिए तो मुझे भी ये चाहिए, फिर तो कभी भी नहीं होगा। किसी को देखिए मत, आप देखिए हर आदमी के शूज का साइज अलग होता है, हर आदमी के कपड़ों का साइज अलग होता है, किसी का 40 है, किसी का 42 है, किसी का 44 है। अब अगर मैं सोचूं इसका 44 है तो मुझे भी 44 चाहिए, उससे कभी फायदा नहीं होगा। आपको अपना साइज पता होगा, हर व्यक्ति के अंतरात्मा में उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए। तो जो आपको चाहिए, जी हाँ, जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप ही से बात कर रहा हूं, जो आपको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए कामयाबी की तरफ आपने अपना पहला कदम बढ़ा लिया। और कई बार पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद सफर आसान बनने लगता है। तो राइट डाउन योर रीजन व्हाई यू वांट टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। स्टेप नंबर 2, इसको बोलते हैं लिस्ट मेकिंग। जब आपने ये निर्धारित कर लिया, सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहता हूं, अगर मुझे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा नेटवर्क मार्केटिंग से आने लगे तो कमाल हो सकता है। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट किन लोगों की? लिस्ट उन लोगों की जो लोग आपको जानते हैं, लिस्ट उन लोगों की जो आपके रिलेशन में है, उन लोगों की लिस्ट बनाइए। लेकिन लिस्ट बनाते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, लिस्ट बनाते समय ये याद रखिएगा, आप इस बिजनेस में कितने सफल होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी लिस्ट कितनी लंबी होगी। जितनी बड़ी, बिगर द लिस्ट ग्रेटर द चांसेस ऑफ सक्सेस। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी सफलता आपके पास या आपको हासिल होगी। यहाँ याद रखिए, लिस्ट का साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए। दूसरा, लिस्ट 200 लोगों की कम से कम होनी चाहिए। और ये वैसे तो पुराना डेटा है, जब फेसबुक नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, और आप मानिए सोशल मीडिया के बहुत से और प्लेटफॉर्म नहीं थे। अब तो अगर आप अपना फोन खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे तो 1000-1500 लोग तो हर आदमी के फ्रेंड लिस्ट में है, हर व्यक्ति के फोन में बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं जब आप अपने फोन को सिंक कर लेते हो। तो आपको
मिनिमम 200 और डिपेंड्स अपॉन आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहें उतनी बड़ी लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाते समय ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं प्री जज। मतलब आप अपने आप से ये ना सोचिए कि ये व्यक्ति तो काम करेगा ही नहीं, या ये व्यक्ति तो शायद इसको इस बिजनेस की जरूरत ही नहीं है, या शायद इसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे को कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के बारे में कोई राय बनाएं कि वो व्यक्ति ये काम करेगा या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लीजिए कि मैं एक मोबाइल फोन की एजेंसी ले लेता हूँ। एक नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ और मैंने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, और नोएडा के अंदर मैंने एक शॉप ली है जिस शॉप की इनॉग्रेशन होने वाली है। अब मेरा सवाल यह है, आपके हिसाब से अगर मुझे लिस्ट बनानी हो कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने मोबाइल की शॉप ले ली है, या इस पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल को मैंने सेल करने की एजेंसी ले ली है, तो किन लोगों का नाम मुझे लिखना चाहिए? सोचिए, किन लोगों का नाम लिखूं? उस समय ये सोचूं, यार मोबाइल तो सभी के पास है, तो इनको मैसेज करने का या इनका नाम लिस्ट में लिखने का क्या फायदा? मोबाइल तो इनके पास है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मुझे क्या लगना चाहिए कि मेरी जानकारी में जितने भी लोग हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड के मोबाइल की फ्रेंचाइजी ले ली। तो जब मैं लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट बनाते समय मैं ये प्री जज नहीं करूंगा कि पता नहीं है मेरा मोबाइल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। मैं क्या सोचूंगा, मेरा काम है इनको इनवाइट करना अपने इनॉग्रेशन में, या इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि मैंने मोबाइल की एजेंसी ले ली है। ये खरीद लेंगे तो भी बहुत बढ़िया, नहीं भी खरीदेंगे तो भी कम से कम जानकारी तो मिली। तो हो सकता है इनको जरूरत ना हो, लेकिन इनकी जानकारी में किसी को जरूरत हो मोबाइल की, तो कम से कम उनके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन तो होगी कि इन पर्टिकुलर रिश्तेदार के पास मेरे मोबाइल की एजेंसी है। जी हाँ, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में लिस्ट बनाते हैं तो कभी प्री जज नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जब वो लिस्ट बनाते हैं तो वो जरूर ये सोच में पड़ जाते हैं किसका नाम लिखूं किसका नहीं लिखूं। कभी ना सोचिए, लिस्ट बनाइए, बड़ी सी बड़े बनाइए, प्री जज मत करिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके क्लासमेट हो, कलीग्स हो, नेबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, सबके नाम लिखिए। और हाँ, एक चीज और, लिस्ट एवरी डे ग्रो करनी चाहिए। देखिए, एवरी डे हम लोग आजकल फिजिकली या वर्चुअली कुछ ना कुछ नए लोगों से मिलते हैं। व्हाट्सएप की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें लोग हमें ऐड कर लेते हैं। तो जहाँ पे लोग हमसे मुलाकात करते हैं उनसे एक नया रिलेशन डेवलप करके आप अपनी लिस्ट में नामों को डेली ऐड कर सकते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 2, जिसको हम कहते हैं लिस्ट मेकिंग। नाउ स्टेप नंबर 3 जिसके बारे में मैं बात करूंगा उसको बोलते हैं सिलेक्शन। एक बार आपने लिस्ट बना ली, उन सारे लोगों की लिस्ट बना ली जिनको आप जानते थे, तो अगला काम क्या करिए? सिलेक्शन करिए। और सिलेक्शन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति कितना ही काबिल क्यों ना हो, लेकिन शुरुआती सफलता अगर एक व्यक्ति को मिले तो हमेशा कॉन्फिडेंस में बूस्टअप आता ही है। जैसे आज आप बहुत बढ़िया बैट्समैन हैं, लेकिन अगर आप बढ़िया बैट्समैन आज आप उतरते हैं पिच पे और पहली बॉल पे या पहली 2 बॉलों पे अगर आप लगातार चौका मार देते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो परवान की तरफ चढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस मेरे को सक्सेस मिली, मैंने बैटिंग की और मैंने चौका मारा। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी अगर इनिशियल सक्सेस मिल जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और अगर आपको शुरुआत में असफलता नहीं चाहिए, सफलता श्योर शॉट चाहिए, तो सिलेक्शन इज द की। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, वो क्या करते हैं? सिलेक्शन नहीं करते। तो क्या करते हैं? जो सामने मिल गया बस उसको रैंडमली पकड़ के अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और शुरुआत में असफलता मिलती है। जब शुरुआत में फेलियर मिलता है तो फिर उनका कॉन्फिडेंस इतना नीचे चला जाता है कि वो कर सकते थे बिजनेस, लेकिन फिर वो परस्यू ही नहीं करते। तो इसीलिए समझा रहा हूं, सिलेक्शन करिए। और सिलेक्शन कैसे? पहली चीज, उस पर्टिकुलर लिस्ट को 2 में डिवाइड करिए। 2 में कैसे? उन लोगों को एक तरफ कर लीजिए जिन लोगों का नाम पढ़ के आपको ये लगता है कि इन लोगों को मैं बिजनेस प्लान के बारे में बता सकता हूं। वो लोग हो गए अलग। दूसरे वो लोग हो गए जिनको आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। नाउ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स इज द नीड ऑफ द आवर। आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो क्योर में भी काम करते हैं, प्रिवेंशन में भी काम करते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं, चाहे थायराइड हो या फिर सांस की समस्या हो, बीपी हो, शुगर हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो इन तरीके की प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं, क्योर का काम करते हैं। लेकिन आज हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो प्रिवेंशन में भी करते हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाना, दिस इज अ प्रिवेंशन। और हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो ये काम भी करते हैं। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, जो लोग आप चाहते हैं कि बिजनेस बताना, उनको अलग कर लीजिए, लेकिन जो बच जाएं, आप बाय डिफॉल्ट मान लीजिए कि जो बच गए उनको प्रोडक्ट के बारे में तो बताया ही जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी 200 लोगों की लिस्ट है और आपको उन 200 में से लगता है कि यार ये 50 लोग हैं जिनको मैं बिजनेस बताने में कंफर्टेबल हूं, तो जो बच गए 150, आप टेंशन मत लेना, वो 150 बाय डिफॉल्ट वो बच गए जिनको कम से कम और कुछ हो या ना हो प्रोडक्ट के बारे में तो बताया ही जा सकता है। तो पहली चीज, आप बिजनेस और जो बच गए वो प्रोडक्ट, इनको अलग अलग करिए। और दूसरी चीज, जब ये बिजनेस और प्रोडक्ट अलग हो जाएं, तो उन लोगों को जिनको बिजनेस बता सकते हैं उनको 3 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड करिए। पहली कैटेगरी, जिसको मैं बोलता हूं हॉट कॉन्टैक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग का एक दूसरा नाम रिलेशनशिप मार्केटिंग भी है। और यस, ये बिजनेस वहां बहुत तेजी से चलेगा जहां रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जिनसे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है और आपको ऐसा लगता है कि ये आपको मना नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी वो जो आपकी वार्म कैटेगरी है, जिनसे रिलेशन तो है लेकिन इतना हॉट भी नहीं कि आप उन पे कोई दबाव डाल सकते हैं या आपकी बात का कोई दबाव है, लेकिन इतना कोल्ड भी नहीं कि आपकी बात का कोई वजन ही नहीं है। ये लोग आपकी वार्म कैटेगरी में हो गए और जो बच गए वो आपके कोल्ड कैटेगरी के लोग हो गए। उसी प्रकार प्रोडक्ट में भी कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जहां पे रिलेशन हॉट होगा, कुछ ऐसे होंगे जहां रिलेशन वार्म होगा, और जो बच जाएंगे वो आपके कोल्ड कैटेगरी के रिलेशन वाले लोग बन जाएंगे। और जब ये कैटेगराइजेशन कर लीजिए तो याद रखिएगा, सबसे पहले हॉट कैटेगरी के लोगों से मिलिएगा। सबसे पहले देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरी जो पहली एंट्री है, जो सबसे पहले व्यक्ति जिसको मैं बिजनेस में लेके आया, वो मेरा छोटा भाई सौरभ मेहरा है। अब वहां पे मेरा रिलेशन सुपर हॉट है, वो मुझे मना नहीं कर सकता। अब वो मेरे बिजनेस में आए और वो आज मेरे साथ इस बिजनेस को पिछले काफी सालों से कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल है। लेकिन मैं इसीलिए कामयाब हूं क्योंकि मैंने सिलेक्शन में पहले हॉट कैटेगरी के लोगों को लेके आया। मेरे और भी बहुत से ब्रदर्स थे, मेरे बहुत से रिलेशन ऐसे जो हॉट थे, मैं जिनको लेके आया, उनमें से कुछ ने काम किया, कुछ ने नहीं भी किया। लेकिन उससे हुआ क्या, क्योंकि मुझे इनिशियली सक्सेस मिल गई तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था इस बिजनेस के ऊपर और स्पेशली अपने ऊपर, वो बढ़ गया, जिसने मुझे शक्ति दी कि अब मैं वार्म कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी के लोगों से भी बात कर सकता हूं। और वैसे भी जब आप वार्म कैटेगरी के लोगों के पास जाते हैं तो उन वार्म कैटेगरी लोगों की ये भी एक उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। वो आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि भाई आप मुझे बिजनेस बताने तो आए हो, लेकिन आपने अभी तक क्या कमाया या आपके जीवन में अभी तक क्या चेंज आया। अब सपोज करिए आप कुछ हॉट कैटेगरी लोगों को बिजनेस में ला चुके हैं और आपकी इनकम बन चुकी है। अब उसके बाद जब आप वार्म कैटेगरी के लोगों के पास जाएंगे तो आपके पास कोई ना कोई इनकम, कोई ना कोई रिजल्ट है उनको शो करने के लिए, जिससे आपकी क्लोजिंग में मदद हो सकती है। और लास्ट, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें। बहुत सारे लोग, हम लोग समझते हैं हमारे रिलेशन में ऐसे भी होते हैं जिनको हमें पक्का ही पता है कि वो नेगेटिव है, और अगर हम उनके पास जाएंगे तो उन्होंने केवल हमारी टांग ही खींचनी है या फिर हमें कुछ ना कुछ गलत कह के डिस्करेज ही करना है। उन लोगों को अवॉइड करिए प्लीज। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों की संगत में रहेंगे तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो दिस इज दी सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज अप्रोचिंग। जब आपने लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाने के बाद आपने बिजनेस कैटेगरी अलग कर ली, प्रोडक्ट कैटेगरी अलग कर ली और उसमें हॉट और हॉट
दोनों के प्रोडक्ट और बिजनेस वाले जो हॉट कॉन्टैक्ट्स थे उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगला काम है उसको बोलते हैं अप्रोचिंग, मतलब फोन उठा के या वीडियो कॉल करके उनसे समय लेना, उनको किसी ना किसी प्लान, बीओपी प्लान के लिए इनवाइट करना या उनसे अपॉइंटमेंट लेना, इसको बोलते हैं अप्रोचिंग। नाउ ये स्टेप पे भी मैंने बहुत बार देखा है लोग ये कर नहीं पाते, क्योंकि जिस समय फोन करने की बारी आती है या जिस समय वीडियो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने की बारी आती है, उस समय माइंड जो है वो एकदम से स्टक हो जाता है और ये सोचने लगता है कि यार मैं इसको बता तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं है मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं है बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं इसको जरूरत है कि नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप प्री जज मत करिए। देखिए वो इस बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे ये डिसीजन उनका है, वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे ये डिसीजन उनका है। आपका और मेरा काम है उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। देखिए मैं फिर याद करिए, मोबाइल की जब मैंने एजेंसी ली थी और मैंने आपके साथ जब ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि मैंने फलाने प्रोडक्ट या फलाने ब्रांड की आपसे मोबाइल की एजेंसी ली है, तो उस समय मेरे दिमाग पे ये प्रेशर नहीं था कि पता नहीं आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे या अभी खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा था, मेरा काम है आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि मैंने इस पर्टिकुलर ब्रांड की मोबाइल की फ्रेंचाइजी ली है। इससे होगा क्या, अगर आपको अभी चाहिए तो अभी ले लीजिए, फ्यूचर में चाहिए तो फ्यूचर में ले लीजिए, और अगर फ्यूचर में भी आपको नहीं चाहिए लेकिन फ्यूचर में आपकी जानकारी में किसी को चाहिए तो कम से कम आप उसको मुझे रेफर तो कर सकते हैं। दैट वाज माय इंटेंशन। इस बिजनेस के अंदर भी ऐसे ही सोचिए, मेरा और आपका काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरा आपका काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, मेरा और आपका काम लोगों को सेल्फ कन्विक्शन के साथ अपना प्लान शेयर करना है। दैट्स इट। और हम इतना ही कर सकते हैं, अपने फेथ के साथ अपने प्लान को सामने वाले को शो कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। डिसीजन फिर भी उन्हीं का है, लेकिन उनका काम उन्हें करने दीजिए, हमें वो करना चाहिए जो हमारा काम है। और जब आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाएंगे तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली टेक्निक है, इसको हम कहते हैं सस्पेंस अप्रोच। सस्पेंस मतलब आप ये वहां चलेगी जहां पे बहुत हॉट कॉन्टैक्ट है, तो आप टेलीफोन करके अपने हॉट कॉन्टैक्ट को फोन करके बोल सकते हैं यार तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है, मैं चाहता हूं कि थर्सडे को आप शाम को घर आ जाओ। जब वो आपसे पूछे क्या बात करनी है तो जब आप घर आओगे तो ही बताऊंगा। अब इसमें क्या है, सस्पेंस है, आपने कुछ नहीं बताया कि क्या बात है, लेकिन हाँ ये अप्रोच वहां चलेगी जहां पे आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पे मिलने के लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट अप्रोच। जो लोग आपको लुकअप करते हैं, जैसे आपके कोई यंग ब्रदर है, सपोज कोई कजन ब्रदर है, वो आपसे छोटे हैं और वो आपको लुकअप करते हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कैसे, यार मैंने तेरे को फोन इसलिए किया था कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, मेरा मन है कि आप भी मेरे साथ आके इस बिजनेस को शुरू करो, एक काम करो थर्सडे को मेरे घर आ जाओ या मैं आपके घर आ जाता हूँ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट अप्रोच। लेकिन ये कहाँ चलेगी, डायरेक्ट वहां चलेगी जहां पे लोग आपको लुकअप करते हैं, जहां पे आप किसी को लुकअप करते हो। सपोज आपसे एल्डर है या आपसे प्रोफाइल में बड़े हैं, वहां पे ओपिनियन अप्रोच चलेगा। ओपिनियन मतलब सपोज मेरे चाचा जी हैं, चाचा जी नमस्ते और कैसे हैं, घर पे सब ठीक ठाक। चाचा जी मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया था, मैं चाहता था कि आपके पास आके एक बार बिजनेस को डिस्कस करूं ताकि आप मुझे ओपिनियन दे सकें, अपनी राय दे सकें कि मैं इस बिजनेस को कैसे और अच्छे से कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज ओपिनियन। ये कहाँ चलेगी, जहां पे मैं किसी को लुकअप करता हूं। देखिए जिसको आप लुकअप करते हो, अगर वहां पे आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो ईगो बीच में आएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, जिन लोगों को आप लुकअप करते हो उनके साथ ओपिनियन अप्रोच, जो लोग आपको लुकअप करते हैं उन लोगों के साथ डायरेक्ट अप्रोच, जहां पे आपके बराबर का है या फिर कॉन्टैक्ट बहुत हॉट है वहां पे सस्पेंस अप्रोच, और लास्ट
हेल्थ अप्रोच, ये उन लोगों के लिए जहां पे आपको प्रोडक्ट की बात करनी, जहां पे आपको बिजनेस की बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि प्रोडक्ट की बात तो की ही जा सकती है, तो वहां पे आप कैसे फोन कर सकते हैं? मासी जी नमस्ते, और घर पे सब ठीक है? घर पे सब बढ़िया। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था, मैंने ना एक नई आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट्स की फ्रेंचाइजी ली है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के तारीख में हर घर में कोई ना कोई छोटी बड़ी शारीरिक समस्या तो चली रही है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग समस्याओं में 100% रिजल्ट देते हैं। तो मेरा मन था कि मैं एक बार आपके पास आके उन प्रोडक्ट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आपको या आपकी जानकारी में किसी को कोई शारीरिक समस्या हो तो कम से कम आपको पता तो हो कि मेरे पास कौन कौन सा सामान है जो उसमें काम आ सकता है। अब इसे क्या कहेंगे? हेल्थ अप्रोच। ये कहाँ चलेगी? जहां पे आप प्रोडक्ट प्लान दिखाने में कंफर्टेबल है। लेकिन इन सारी चीजों में आपने देखा, मैंने एक चीज की, मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मेंबर, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन शब्दों का उपयोग मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये शब्द खराब है? बिल्कुल नहीं, ये शब्द तो बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं किया? क्योंकि इन शब्दों का पास्ट में इतना मिसयूज हुआ कि लोग इन शब्दों को सुन के उनके दिमाग में एक अलग तरीके की धारणाएं आती हैं। तो कोशिश करें कि इन शब्दों को जितना हो सके अपॉइंटमेंट लेते समय कम से कम, अप्रोच करते समय अवॉइड करें, और फोन जब करें तो केवल अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन करें, उस समय एक्सप्लेनेशन न दें। जैसे सपोज करिए मैंने मासी को फोन किया और मासी ने मेरे को बोला, हाँ बेटा बढ़िया, तुम थर्सडे को घर पे आ जाओ, मेरे को बताओ क्या प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बीपी के लिए भी है कि नहीं? अब जैसे ही मौसी जी ने मेरे से बोला बीपी के लिए है, उस समय मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, उस समय मुझे एक्सप्लेन नहीं करना। लोग गलती क्या करते हैं, उसी समय फोन पे हाँ हाँ बीपी के लिए भी है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले, बिल्कुल मत करिए। आपका काम था फोन पे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना। जब प्लान या प्रोडक्ट की डिटेल बतानी है वो तो मिलके या जिस समय आप किसी ना किसी से कनेक्टेड है तभी बताइएगा, फोन पे बिट्स एंड पीसेस में कभी ना बताइए। और हैव अ गुड पोस्चर एंड बी कॉन्फिडेंट। ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज्यादा प्लीड कर रहे हैं या आप समझते हैं, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। इसके अलावा प्लान शो करना, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। नाउ 3 तरीके से आप प्लान को शो कर सकते हो। पहला 1-to-1, 1-to-1 मतलब किसी व्यक्ति के पास जाके या उनको अपने पास बुला के, और आपकी एक अपलाइन है, आप 3 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं 1-to-1। ये डेली बेसिस पे करना चाहिए टू गेट बिग सक्सेस। सेकंड इज होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या हुई? एक घर के ऊपर आपने नेबर्स को, कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया, 10-12 लोग बैठे हैं, यहाँ पे आपने अपने प्लान के बारे में बताया, और प्रोडक्ट प्लान देने के लिए होम मीटिंग इज द बेस्ट। मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा, प्रोडक्ट एक कॉर्नर में आपका डिस्प्ले में होना चाहिए, आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, हो सके तो प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाएं। उन 10-12 लोगों के बीच में 4-5 लोग ऐसे होने चाहिए जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं या प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनकी लास्ट में टेस्टिमनी होनी चाहिए, एंड देन आप क्लोजिंग के लिए जा सकते हैं। दिस इज होम मीटिंग। एंड लास्ट विच इज बीओपी हॉल। देखिए मैंने शुरू में कहा, बदलते हुए वक्त के साथ बदलना तो पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से पब्लिक गैदरिंग जो है वो बैन है और लॉकडाउन पे है। 3 मई को पता चलेगा कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये मेंटली हम सबको पता है 3 महीने के बाद अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो भी पब्लिक गैदरिंग 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, 5000 लोग एक छत के नीचे इकट्ठा करना कम से कम अगले 2 से 3 महीने तो अलाउड नहीं होगा। वी ऑल नो दैट, दिस इज कॉमन सेंस। तो क्या करना चाहिए? क्या बड़े प्रोग्राम्स कर लेने चाहिए? नो, बदलाव के साथ बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो ऐसा नहीं है पीछे छूट जाएंगे, नहीं बदलेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तो कैसे बदलाव लाना चाहिए? बड़े हॉल के लिए आपको लोगों को ऑनलाइन वेबिनार्स में या ऑनलाइन जीटीएस में इनवाइट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल हमारे गौरव बजाज जी हैं, वो हर संडे और हर क्या कहते हैं ट्यूसडे को, सॉरी वेंसडे को अपना वेबिनार करते हैं, जिसके अंदर वो लोगों को बताते हैं कि ये बिजनेस आगे कैसे करते हैं। अभी लास्ट उन्होंने संडे को भी किया था। अब उस वेबिनार में जैसे आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आई नो कि वहां पे एक नंबर आ रहा होगा कि कितने लोग लाइव अभी मेरे को देख रहे हैं। उसी प्रकार आप सोचिए जब आप एक वेबिनार में हैं और 1500 लोग, 2000 लोग वहां पे नंबर फ्लैश कर रहे हैं और आपने अपने किसी
प्रोस्पेक्ट को उसमें कनेक्ट कर दिया। तो जब उनको ये दिखता है कि भाई 2000 लोग देख रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लान को, तो साइकोलॉजिकली उनको ये इम्पैक्ट पड़ता है कि यस, ये बिजनेस, ये काम वर्थवाइल है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। सो दीज आर द 3 ways through which we can show the plan. 6th point is called as follow. follow मतलब जहां पे लोगों की सेल क्लोजिंग करनी है। देखिए, फॉलो के लिए मैं एक ही शब्द बोलता हूं, इसको मैं चाहूंगा कि आप एक बारी कमेंट सेक्शन में बार बार लिखिए रीअश्योरेंस इज द ओनली वे टू क्लोज द सेल, या सिर्फ लिखिए रीअश्योरेंस, कैपिटल लेटर्स में लिखिए रीअश्योरेंस। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में लिखिए रीअश्योरेंस। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। फॉलो अप या सेल क्लोजिंग का मतलब है रीअश्योरेंस। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो जब बात करते हैं, सेल क्लोजिंग करते हैं, वो दुनिया भर का ज्ञान दे देते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा है, इस बिजनेस को शुरू करने में कोई पैसा नहीं लगता, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा आ सकता है, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, मैंने भी बहुत सारा पैसा कमाया। ये सारी बातें वो बोलते हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट सुनना चाहता है बस वही नहीं बोलते। वो पता है क्या सुनना चाहता है? वो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति ये कह दे, आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे पे भरोसा करो, ये बिजनेस में कामयाबी आपकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बोलते हैं रीअश्योरेंस। याद रखिएगा, रीअश्योरेंस के बिना तो आज की डेट में सुई नहीं बिक सकती। बहुत सारे लोग हैं जो ये बिजनेस करना तो चाहते हैं, जब सामने वाला व्यक्ति उनको प्रेजेंटेशन दिखाता है तो उनको प्रेजेंटेशन भी दिख जाती है, प्रेजेंटेशन की खूबियां भी दिख जाती हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी भी लगने लग जाती है, लेकिन जब रीअश्योरेंस नहीं मिलता तो वो इस बिजनेस को करने से डरने लगते हैं। देखिए, रीअश्योरेंस कौन नहीं देगा? 2 व्यक्ति नहीं देंगे। पहले वो लोग जिनको पता ही नहीं था कि रीअश्योरेंस देंगे, उनकी तो चलो मैं गलती नहीं मानता, आज उन्होंने ट्रेनिंग दे दी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि रीअश्योरेंस देंगे। दूसरे वो लोग रीअश्योरेंस नहीं देते जिनको खुद ही भरोसा नहीं है कि पता नहीं ये काम चलेगा कि नहीं, तो वो क्या करते हैं? देखिए, आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो इस बिजनेस को जरूर शुरू करिए। तो आप एक बात बताइए, सपोज करिए मैं अपने अपलाइन के साथ आपको प्लान दिखाने के लिए आया और मैं आपको रीअश्योरेंस देने से, यानी कि आपकी जिम्मेवारी लेने से कतरा रहा हूं और इनडायरेक्टली आपको क्या कह रहा हूं, देखिए कि आपने इनकी बात सुन ली, आपको ठीक लगे तो तभी करिएगा, अगर नहीं लगे तो कोई ऐसी बात नहीं। तो आपका अगर मन भी होगा आप तो भी क्यों करोगे? अगर मैं आपके पास बिजनेस प्लान लेके आया हूं, भले ही बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट एक्सप्लेन मैंने अपलाइन में किया हो, लेकिन रीअश्योरेंस तो मुझे देनी ही पड़ेगी। अगर मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं तो मुझे ये कहना तो पड़ेगा, मासी जी ये 95 है, इसको पीजिए, इसको पीने से ये इतने एंटीऑक्सीडेंट, इसमें 9 लाख रैक वैल्यू है, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूं इसको पीने से जो आपकी बीपी की प्रॉब्लम है ना, वो जरूर कंट्रोल के अंदर आएगी। अगर आप ये रीअश्योरेंस, आप नहीं कहेंगे आप मेरे पे भरोसा रखो, अगर ना आए